सिटी न्यूज के प्रायोजक हैं वाटर वैली NH 28 शेरपुर मुजफ्फरपुर। नमस्कार, मैं दाऊद। सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य सुर्खियों पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आवासीय उज्जवल विद्यापीठ। बच्चों के भविष्य के लिए एक कदम हमारे साथ बढ़ें। सावन की दूसरी सोमवारी को बाबा गरीबनाथ के जलाभिषेक के लिए भारी संख्या में कांवड़िया पहलेजा के लिए हुए रवाना। जनकपुर रेलवे स्टेशन पर भीड़ कंट्रोल करने के दौरान जीआरपी जवानों की पिटाई से एक युवक का फटा पेट। मामले में 2 जवान निलंबित। और कारगिल विजय दिवस के 25 वर्ष पूरे होने पर रेड क्रॉस सभागार में पूर्व सैनिकों को किया गया सम्मानित। ये थी आज की मुख्य सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। दूसरी सोमवारी को बाबा गरीबनाथ के जलाभिषेक के लिए कांवड़ियों का जत्था पलहेजा घाट के लिए रवाना हुआ। सावन की दूसरी सोमवारी पर जलाभिषेक के लिए शुक्रवार को कांवड़िया बाबा गरीबनाथ की पूजा कर पहलेजा और सुल्तानगंज के लिए रवाना हो गए, जिसे देखते हुए इस बार कांवड़ियों की अच्छी संख्या में भीड़ रहने की उम्मीद की जा रही है। पहली सोमवारी को कांवड़ियों की संख्या में कमी थी, लेकिन दूसरी और तीसरी सोमवारी को जलाभिषेक की मान्यता के कारण कांवड़ियों की भीड़ अधिक होती है। कांवड़ियों की संख्या का आकलन कर जिला प्रशासन ने भी इस बार विशेष व्यवस्था की है। एसडीओ पूर्वी अमित कुमार ने बताया कि दूसरी और तीसरी सोमवारी में कांवड़ियों की संख्या में बढ़ोतरी होगी, जिसे लेकर जिला स्कूल में बनाए गए जिग जैग से होकर कांवड़िया जलाभिषेक करेंगे। कांवड़ियों की बढ़ती संख्या को लेकर सुरक्षा में तैनात कर्मियों की संख्या में भी इजाफा किया गया है। हाँ, जैसा यहाँ पूर्व का इतिहास रहा है कि पहली सोमवारी को कम भीड़ रहती है, दूसरी सोमवारी को ज्यादा रहती है और तीसरी सोमवारी को और ज्यादा रहती है, तो हम लोग उसी तरह से तैयार हैं। हम लोग तो पहली सोमवारी से पूरी तरह तैयार थे और काफी लोगों ने दर्शन किया है यहाँ। अब कल से सैटरडे स्टार्ट हो जाएगा तो सोमवारी को लेकर के भीड़ भाड़ शुरू हो जाएगा। हम लोग पूरी तरह तैयार हैं। सभी जगह जो भी व्यवस्थाएं की गई थी वो हम लोग रेडी किए हुए हैं। जो भी लोग आएंगे श्रद्धालु, उनको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी, वो आराम से दर्शन कर सकेंगे। क्या रूट वगैरह में भी डाइवर्ट किया जा रहा है? नहीं, रूट में कोई डाइवर्ट नहीं किया गया है। जैसा कि पूर्व में होता रहा है कि अगर ज़्यादा भीड़ होगा तो हरी सभा से जिला स्कूल की तरफ जो रूट बनाया गया है उधर भीड़ को मोड़ा जाएगा। जो नॉर्मल कांवड़िया रहेंगे उनके लिए, और जो डाक बम रहेंगे वो सीधा निकलेंगे। अगर भीड़ कम रही तो फिर हमें जिला स्कूल ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम लोग सीधा उसको लाएंगे। ट्रैफिक वगैरह में भी ट्रैफिक जैसे पूर्व में रहता वैसे ही। हाँ, वो जो टाइमिंग है उसके अनुसार, जैसे आप देखे होंगे कि खकुली से लेकर के जो रामदयालु वाला पूरा रूट है वो बंद रहता है। वो डाइवर्ट तो पिछले सोमवारी से ही कर दिया गया है। जैसे कल सैटरडे है तो कल से एक्टिवेट हो जाएगा। और जैसे पटना जाने वाली गाड़ियाँ भगवानपुर से इधर रीवा रोड होकर के जाएगी, समस्तीपुर काजिंडा तरफ से सीधा निकलेगी, तो जो रूट है वैसे ही चलेगी। रेवा रोड में डाइवर्ट किया गया तो रेवा घाट से काफी संख्या में कांवड़िया, तो उसके लिए प्रशासन है, आपका ट्रैफिक पुलिस भी अलर्ट पे रहेगा। और हम लोग सब कुछ देखते हुए अब रूट को भी पूरी तरह से ट्रैफिक को बंद नहीं किया जा सकता, तो हम लोग सेफ्टी के साथ हम लोग कांवड़ियों का विशेष ध्यान रखेंगे। कितने मजिस्ट्रेट लगाएंगे? मजिस्ट्रेट की संख्या तो अभी याद मुझे नहीं है, लेकिन ऊपरी जनकपुर रेलवे स्टेशन पर भीड़ कंट्रोल करने के दौरान जीआरपी के जवानों की पिटाई से एक युवक का पेट फट गया। मामले में 2 जवान को सस्पेंड कर दिया गया। गुरुवार रात मोहम्मद फुरकान अपने परिजनों को छोड़ने के लिए पुपरी रेलवे स्टेशन आया था। इसी दौरान मुंबई जाने वाली क्रम भूमि एक्सप्रेस में भीड़ होने के कारण सभी ट्रेन में चढ़ने की कोशिश में थे। इसी दौरान फुरकान के परिवार के लोगों का सीट को लेकर दूसरे पैसेंजर से विवाद हो गया। इसी दौरान भीड़ को कंट्रोल करने के लिए जीआरपी के जवान आए और लोगों को बाहर निकालने के लिए लाठियां बरसानी शुरू कर दी, जिससे मोहम्मद फुरकान का पेट फट गया। मोहम्मद फुरकान के परिजन का आरोप है कि 4 से 5 पुलिस वाले मिलकर स्टेशन पर फुरकान की बुरी तरह पिटाई की, जिससे उसकी आंत बाहर आ गई। घटना के बाद स्टेशन पर हंगामा शुरू हो गया। लोगों ने तोड़फोड़ शुरू कर दिया। इस मामले में 4 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। वहीं 2 जवानों को भी सस्पेंड किया गया है। घायल फुरकान के रिश्तेदार मोहम्मद नासिर ने बताया कि
ट्रेन की जनरल बॉगी में वो अपनी फैमिली को चढ़ाने गया था। इसी दौरान सीट को लेकर वहां मौजूद लोगों के बीच विवाद हो गया। इसके बाद वहां 4-5 पुलिस वाले पहुंचे और उन्होंने सीधे फुरकान को मारना शुरू कर दिया। चारों पुलिसकर्मी फुरकान की पिटाई कर रहे थे। तब तक हम वहां पहुंचे और उसे छुड़ाया, ये बताने के बाद भी कि उसके पेट का ऑपरेशन हुआ है, लेकिन उन्होंने नहीं छोड़ा और उसे मारते हुए रेलवे ऑफिस तक ले गए। यहां तक कि फुरकान ने भी बताया कि मेरा ऑपरेशन हुआ है, लेकिन पुलिस वाले ने उसकी नहीं सुनी और लगातार मारते रहे। पूरे मामले को लेकर रेल एसपी गौरव मंगलम ने बताया कि 25 जुलाई को पुपड़ी स्टेशन पर ट्रेन नंबर 1054 पर अप करमभूमि एक्सप्रेस में 2 यात्रियों के बीच सीट को लेकर हिंसक झड़प हो गई। इसमें बीच बचाव करने गए जीआरपी के जवानों के साथ भी एक पक्ष के लोगों ने मारपीट की। इसमें 2 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, वहीं एक युवक फुरकान भी घायल हुआ है। इनकी पहले पेट की सर्जरी हुई थी, जिसकी पिटाई के दौरान टाका खुल गया। उसे इलाज के लिए SKMCH में भर्ती कराया गया है। फिलहाल उसकी हालत ठीक है। फुरकान की पिटाई करने वाले 2 जवान दयानंद पासवान और गोरेलाल चौधरी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए DSRP समस्तीपुर को जांच की जिम्मेदारी दी गई है। घटना ये हुआ कि रिश्तेदार को गाड़ी पे चढ़ाने गए, सीट को लेकर के थोड़ा हल्ला चिल्ला हुआ। हल्ला चिल्ला होने के बाद में पुलिस पहुंच गए। पुलिस एक आदमी को पकड़ा और घसीटते हुए मारते हुए लेके चले गया। कोई पूछना नहीं, कुछ नहीं, देख रहा कि हर जगह होता है सीट के लिए तो थोड़ा बहुत हो ही जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी मारते हुए हम समझा रहे कि सर ये मरीज आदमी है, इसका ऑपरेशन हुआ है, लेकिन वो पता नहीं हुरे से मारे या मारने में लग गया, वो जख्म था उस पर लग गया, आंतरी भी बाहर आ गई इसकी। पहले थोड़ा सा यहाँ तक लाते लाते तो इतना बाहर आ गया आंतरी, और डॉक्टर देखा तो फटाफट स्टेटमेंट किए। फिर भी सब होते होते 3 बज गया। 3 बजे करीब ऑपरेशन हुआ। अल्लाह का शुक्र है कि ऑपरेशन कामयाब हुआ। कहाँ जा रहे थे, मतलब किसको चढ़ाने जा रहे थे? चढ़ाने बॉम्बे जा रहे थे, रिश्तेदार उसी को चढ़ाने आए थे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ मोहम्मद नासिर। सर जो घायल हुए उनका? मोहम्मद फुरकान। कल दिनांक 25 जुलाई को सीतामढ़ी जीआरपी थाना अंतर्गत पुपड़ी रेलवे स्टेशन के पास एक घटना घटित हुई। ट्रेन संख्या 12545 अप में 2 यात्री पक्षों के बीच में सीट को लेकर हिंसक झड़प प्रारंभ हुई। इस बीच में बीच बचाव करने जीआरपी के पुलिसकर्मियों के साथ भी एक पक्ष के द्वारा मारपीट की गई। इस झड़प में 2 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं और एक व्यक्ति जिनका नाम मोहम्मद फुरकान है, वे भी काफी घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि इनकी पूर्व में सर्जरी हुई थी, जिसके स्टिच भी इस घटना के कारण इनके खुले हैं। इस घटना के बाद कुछ व्यक्तियों के द्वारा स्टेशन पर तोड़फोड़ भी की गई है। इस घटना के संबंध में सोशल मीडिया में एक वीडियो प्रसारित हो रहा है, जिसमें पुलिसकर्मी उक्त व्यक्ति के साथ मारपीट करते भी दिख रहे हैं। जो व्यक्ति इंजर्ड हैं, मोहम्मद फुरकान, वो फिलहाल इलाजरत हैं एवं खतरे से बाहर हैं। इनका इलाज हुआ है। इनके बयान लिया गया है। इनके बयान के अनुसार घटना की शुरुआत का कारण 2 पक्षों के बीच में सीट को लेकर हुई मारपीट है, जिसके उपरांत जीआरपी के द्वारा भी इनके ऊपर बल प्रयोग किया गया। सोशल मीडिया में एक और आरोप प्रसारित हो रहा है कि घटना की प्रारंभ का कारण है कि जीआरपी के द्वारा पैसा मांगा गया, जो प्रथम दृष्टया सही प्रतीत नहीं होता है। वीडियो में जो पुलिसकर्मी नागरिक की पिटाई करते हुए दिख रहे हैं, दोनों पुलिसकर्मी प्रहानी दयानंद पासवान एवं सिपाही गोरेलाल चौधरी, इनको तत्काल निलंबित किया गया है एवं पुलिस केंद्र में वापस किया गया है। इस पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए सभी बिंदुओं पर जांच करने के लिए DSRP समस्तीपुर को निर्देशित किया गया है। जांच उपरांत सभी पक्षों पे जो भी दोषी पाया जाएगा उचित विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। मंत्री जी ने अपनी सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि बिहार में अब बिजली की समस्या नहीं है। इसी दरमियान बिजली कट गई। मुजफ्फरपुर के सांसद सह केंद्रीय जल शक्ति मंत्री राजभूषण चौधरी के लिए शुक्रवार को स्थिति तब असहज हो गई, जब बजट में बिजली उपलब्धता को लेकर दे रहे भाषण के दौरान ही बिजली गुल हो गई। शुक्रवार को जिला परिषद मार्केट स्थित भाजपा जिला कार्यालय में केंद्रीय मंत्री राजभूषण चौधरी बजट के फायदे बता रहे थे।
इस दौरान उन्होंने कहा कि जहां बिहार में पहले बिजली आने की खबरें बनती थी, वहीं अब बिजली जाने पर खबरें बनती हैं। अब बिहार में बिजली प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। जैसे ही उन्होंने ये बातें कही, इसी दौरान बिजली चली गई। बजट को लेकर केंद्र के तमाम मंत्री बजट के फायदे बता रहे हैं। इसी दौरान मुजफ्फरपुर पहुंचे मंत्री राजभूषण चौधरी ने भाजपा कार्यालय में बजट में बिहार को क्या क्या मिला बता रहे थे। इसी दौरान बिजली समस्या को लेकर वो बता रहे थे कि अब बिहार में बिजली कोई समस्या नहीं है। उनके इस कार्यक्रम के दौरान ही 3 बार बिजली आई और चली भी गई, जिससे उनकी स्थिति काफी असहज हो गई। बिजली के लोग सप्ताह में इंतजार करते थे, 1 घंटा 2 घंटा आ जाए कम से कम। हम लोग मोटर चला करके कम से कम बाथरूम के लिए पानी भर लें। आज बिजली कटना एक न्यूज बनता है, पहले बिजली आना न्यूज बनता था। देखिए बिहार में कितना डेवलपमेंट हुआ है। हमारी जो डबल इंजन की सरकार है, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री विकास पुरुष नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में कितना परिवर्तन हुआ है, ये सब लोग समझते हैं, बिहार की आम जनता भी समझती है। आप मीडिया के साथ ही आज रोड के क्षेत्र में मुजफ्फरपुर से पटना जाने में 5 घंटा समय लगता था, आज आप 1 से 1.5 घंटा में पटना पहुंच रहे हैं। बिजली के लोग सप्ताह में इंतजार करते थे, 1 घंटा 2 घंटा आ जाए कम से कम। हम लोग मोटर चला करके कम से कम बाथरूम के लिए पानी भर लें। आज बिजली कटना एक न्यूज बनता है, पहले बिजली आना न्यूज बनता था। आज गर्ल्स के एजुकेशन पर कितना काम किया गया है। बिहार में अपराध का ग्राफ कितना घटा है। एक समय था जंगल राज, कोई लोग निकलने से डरते थे, यहाँ से उद्योगपतियों का पलायन हो गया। उस क्षेत्र में देखिए कितना डेवलपमेंट हुआ है। अब नीतीश कुमार लैंडलॉक स्टेट करके बिहार में इंडस्ट्री नहीं लगाने की बात कर रहे थे, अब वही नीतीश कुमार बिहार में कैसे इंडस्ट्री लगाएंगे राशि आने के बाद? देखिए बिहार में जब सबसे पहले इंडस्ट्री लगाने के लिए 2-3 चीज की आवश्यकता होती है। अब सब जानते हैं कि एक पहले तो ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा हो, ताकि कच्चा माल और जो तैयार माल है वो उसका हम लोग ट्रांसपोर्ट कर सकें। दूसरा बात कुशल कारीगर जो हमारे बिहार में पर्याप्त मात्रा में है। बिजली की स्थिति बिहार में अच्छी हो गई है और लॉ एंड ऑर्डर खास करके बिहार में पहले से बहुत बेहतर हुआ है। और ये सारे घटक हैं, ये सारे कारक हैं जो डिसाइड करते हैं कि कहीं भी इंडस्ट्री लगेगा कि नहीं लगेगा। और ये सारे मानक पर बिहार खरा उतर रहा है। निश्चित तौर पर बिहार में अब इंडस्ट्री लगेगा और यहाँ के लोग। सरकारी स्कूल के शिक्षक ने आधा दर्जन नाबालिग छात्राओं के साथ यौनाचार करने का मामला सामने आया। शिक्षा विभाग जांच में जुट गई। मुजफ्फरपुर जिले के बंदरा थाना क्षेत्र के उत्क्रमित मध्य विद्यालय पीरापुर में एक शिक्षक पर गुरु शिष्य के पवित्र रिश्ते को दागदार करने का आरोप लगा है। उत्क्रमित मध्य विद्यालय पीरापुर के शिक्षक कासिफ अंसारी ने पहली कक्षा में पढ़ने वाली 5 बच्चियों के साथ घिनौनी हरकत की है। बच्चियों का आरोप है कि कासिफ सर उनके प्राइवेट पार्ट में उंगली डाल देते हैं और स्कर्ट में हाथ डालते रहते हैं। बच्चियों के साथ जब ऐसी घटना हुई तो बच्चियां रोते हुए घर गईं और अपने माता पिता को बताया। इसके बाद बच्चियों के अभिभावक ने स्कूल में आकर जमकर हंगामा किया। इसके बाद हेड मास्टर के द्वारा शिक्षक पर एफआईआर कराने के बाद परिजनों का आक्रोश शांत हुआ। वहीं एसडीओ पूर्वी अमित कुमार ने बताया कि मामले में बीईओ को जांच कर रिपोर्ट देने को कहा गया है। साथ ही हेड मास्टर के द्वारा दर्ज एफआईआर के बाद पियर थाना पुलिस भी जांच कर रही है। जांच के बाद अगर मामला सत्य पाया जाता है तो शिक्षक कासिफ अंसारी पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। बच्ची आई हमको बोले हुए मम्मी हमारे सर पैंट में हाथ डाल दिए। हम रोती हुई आई थी। हम फिर गए स्कूल में, सर के बोले से एक सर थे, नाम हम नहीं जानते, लेकिन हम बोले सर के ऐसे ऐसे हमारे बच्ची के साथ आप लोग किए हैं। एक सर आते थे, वो हाथ धक ले गए, बोले पूछे से क्या हुआ बेटा, ये बताई। बहुत रो रही थी। ये हम मारने के लिए धीरा है। हम बोले जो मारेंगे आपको भी, लड़की हमारी लड़की के साथ आप पहले ऐसे किए।
तो सर बोले कि ये बात के लिए कल आइए, कल होगा। कल हम गए, सर तो ठीक थे, तबीयत नहीं खराब था, वो आते थे। कल आज गए ना सारे गांव वाला के लेके, बस सर को सुने कि तबीयत खराब है, वो नहीं आ जाए। बोले हमको, सर को कासिम नाम है, उतना तो ऐसे करते थे। हाँ, हम तो उतना नाम जानते ना, स्कूल में जाते थोड़ी है, कभी जब जाने। लड़कियों के साथ ऐसा घटना हुआ है? ऐसे हुआ है, एक हमारी लड़की की एक दिन हुआ है तो हमको ना बताइए, फिर दूसरा का दिन सर ऐसे किए हैं तो बच्चे लोग के बोली है ऐसे गे हमारा साथ ऐसे ऐसे हो रहे, फिर ये वो बच्चे लोग बोली है ऐसे चुप रहे, ऐसे काम न चलता, तुम मम्मी के चल बताइए। ये मेरी लड़की है। क्या हुआ था? ये तो 10-15 दिन एडमिशन कराया हुआ है, जाती स्कूल में बच्चे लोग के साथ में। तो शाम को आई छुट्टी के बेर में, तो बोली जे मम्मी ऐसे ऐसे हुआ है, सर जी पैंट खोल के पैंट में हाथ डाल रहा था। तो हम बोले जो चलो हम पूछेंगे सर से, तो हम गए वहाँ पे पूछे, तो सर तो कुछ बोल नहीं रहा था। हम तो ये बच्चा को बोले थे लिखने के लिए, हम कहे लिखने के लिए बोले तो वो तो लिखेगी, लेकिन ऐसे जब बोले पैंट में हाथ डाल रहे थे तो ये किस लिए बोली, इतना ही ना बोलना चाहिए बच्चा को, जो सियान सिखाएगा वही पढ़ती है। पहला में सर, बंदरा प्रखंड का एक स्कूल है, उस स्कूल में एक शिक्षक के द्वारा जो है बच्चों के साथ गलत काम किया जाने का मामला। हाँ, ऐसा मामला प्रकाश में आया है, तो इससे संबंधित उसकी जांच कराते हुए उसकी कार्रवाई की जाएगी। तत्काल उससे संबंधित जो भी अधिकारी हैं उनको पास से एक खबर है और उस पर नजर रखे हुए हैं और जैसा भी वो नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। सकरा थाना क्षेत्र में आपसी विवाद में मटन व्यवसायी को मारी गोली, अस्पताल में स्थिति गंभीर। सकरा थाना क्षेत्र के रहने वाले मटन दुकानदार निजामुद्दीन उर्फ राजू कुरैशी गुरुवार की देर रात अपना दुकान बंद कर घर लौट रहा था। इसी बीच रास्ते में गांव के ही सिराज नामक युवक उसका रास्ता रोक मारपीट करने लगा। दोनों के बीच विवाद बढ़ने के बाद सिराज ने फोन कर अपने अन्य सहयोगियों को मौके पर बुला लिया और इसी दौरान किसी ने पीछे से राजू पर गोली चला दी। राजू को एक गोली लगी, जिसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से उसे बैरिया स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां इलाज चल रहा है। वहीं पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। झगड़ा में हो गया। किससे हो गया था? वो गांव का था। गांव ही का। अच्छा, पहचानते हैं उसको? कौन सा था? है गाँव में का था, झंझट हो रहा था तीसरा की। अच्छा, आप वहाँ गए झंझट छुड़ाने? झंझट अभी से हो रहा था। अच्छा, बात में। अच्छा, कौन सब था? सब गाँव ही का था, एगो और कौन एक और 2-3 लड़का था। नाम क्या है उसका? झंझट हो रहा था किसी से। पहला झंझट हो रहा था? काहे झंझट हो रहा था? वो दुकान के मैटर में। अच्छा, आपका ही दुकान है? कहाँ पे दुकान है? ढोली सकरा। कहाँ मारा है गोली आपको? सवा। कै गो मारा है? कई गो लगा। कौन मारा है? गोली मारा कौन है? कौन था मगर झंझट हो रहा था, दूसरा था, तीसरा आया था। ये 2-3 गो कहाँ से आया उसके पास? मालूम नहीं कहाँ से। उसको पहचानते हैं? एक को जानते, जैसा झंझट हो रहा था उसको जानते। क्या नाम झंझट हो रहा था? वो अपना दुकान के मैटर में हो रहा था। क्या नाम है जिसको जानते हैं? उसका सिराज। वही गांव का ही रहने वाला जी, उससे झंझट हो रहा था। कौन लड़का लोग था, कहाँ से आया? सिराज गोली मारा है? नहीं, वो नहीं मारा। कौन मारा है? उससे तो झंझटे हो रहा था और 2-3 गो लड़का आया उसे। वो सिराजे बुलाया है उसे? वही बुलाया होगा शायद। एक राजू कुरैशी नाम के एक पेशेंट आए हैं विथ एलाइज हिस्ट्री ऑफ गनशॉट इंजरी, गोली लगा पेशेंट है, अभी हमारे पास एडमिट हुए हैं। इसका भी प्राथमिक उपचार किया जा रहा है, एक्सरे वगैरह किया गया है। गोली बाएं साइड के निचले हिस्से से लग के और दाहिने साइड के खुलने में फंसी हुई है। अभी स्थिति कैसी है? स्थिति अभी गंभीर बनी हुई है, उसका इलाज किया जा रहा है। गोली अंदर है या बाहर निकल गई? अभी अंदर ही है गोली, उसको देखा जा रहा है। गोली लगी? एक गोली प्राथमिक दृष्टि से लग रहा है, एक गोली है, बाकी एक बार इन्वेस्टिगेशन करने के बाद देखा जाएगा कितनी गोली और कहाँ फंसी। कहाँ का रहने वाला है? ये सकरा तरफ का पेशेंट बताया जा रहा है। प्रेम प्रसंग में फरार प्रेम प्रेमी युगल के पकड़े जाने के बाद प्रेमी रहस्यमय ढंग से गायब हो गया। मुजफ्फरपुर जिले के बरियारपुर थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर
भोपत गांव के रहने वाले रामानंदन मुखिया के बेटे संतोष सहनी का गांव की ही एक लड़की से काफी दिनों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। कुछ दिन पहले दोनों प्रेमी प्रेमिका घर से फरार हो गए थे, जिसको लेकर बरियारपुर थाने में प्रेमिका के परिजनों के द्वारा शादी की नीयत से अपहरण का आरोप लगाते हुए आवेदन भी दिया गया था। गुरुवार को प्रेमिका के परिजनों ने दोनों को एक साथ पकड़ लिया और अपने घर पर ले आए। फिर फैसला हुआ कि सुबह में दोनों को पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा, लेकिन जब सुबह हुई तो प्रेमी गायब था। मामले को लेकर प्रेमी के परिजनों ने लड़की पक्ष के लोगों पर आरोप लगाया है कि उन लोगों ने उसकी हत्या कर दी है। पूरे मामले में बरियारपुर थाना की SHO चांदनी कुमारी सांवरिया ने बताया कि प्रेम प्रसंग में भागे हुए लड़के और लड़की की सूचना मिली थी, जिसमें लड़की पक्ष के द्वारा दोनों को पकड़ा गया था और इसके बाद से प्रेमी गायब है। मामले की जांच की जा रही है। अभी फिलहाल पुलिस लड़की के माता पिता से पूछताछ कर आगे की कार्रवाई में जुटी है। गायब हुए लड़के की बरामदगी को लेकर छापेमारी की जा रही है। पूरा मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ है। सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है। यही है से हम लोग 4 बजे गए थे उसको दूरा पर, 2 बजे लड़का लड़की को लाया वो लोग। हमको बगल के भी 2-3 आदमी गया था उसको साथ में। पुलिस गया वहाँ पे 4 बजे सुबह में, हम लोग भी 20-30 आदमी गए थे वहाँ पे। तो पुलिस हम लोग बोले लड़का को दिखा दीजिए, तो पुलिस भी बोला दिखा दीजिए। तो ये प्रशासन के बात भी नहीं सुना, हम लोग को भी बात नहीं सुना। त्रिभुवन राय बोला क्या से लड़का लड़की हमको कब्जा में है घर में, से सुबह अपना आपसी मैटर में हम फरिया लेंगे, अपना जो निर्णय लेंगे पंचायत में से जो होगा। अब बाद में सुबह में हम लोग स्कूल पर आए, उसके बाद बोला क्या लड़का भाग गया, लड़का नहीं है। वो लोग मार के कहाँ रखा नहीं रखा, लड़का नहीं दे रहा है। अनावधि मार के बिक दिया कि क्या हुआ। इनके दरवाजे पर गए? वो इनको सोलिंदर राय के दरवाजे पे गए थे। सोलिंदर के दरवाजे पे कितने बजे की घटना है? 4 बजे की घटना है। पहले से कुछ चल रहा था क्या? पहले से चल रहा था। उसको लड़का लड़की अपना दोनों भागा हुआ था। मामला था वो लड़का लड़की वाले, वो 2-2:30 बजे रात में यहाँ लड़का लड़की को दोनों को उठा के लेके आए। कहाँ से उठा के लाए? वो समस्तीपुर कोई गांव में थे। अच्छा। तो वहाँ से लेके आए तो यहाँ पे 112 के प्रशासन के लेके आए यहाँ पे लोग, जो हमें भेंट करा दो लड़का लड़की से, एक बार खाली दिखा दो। तो ये लोग जाने नहीं दिए, अंदर दिखने नहीं दिए। फिर धमकाने लगे जो आप लोग आइए देखने, नहीं देखने देंगे, आप लोग चले जाइए वापस, नहीं तो हम आप लोगों को भी मारेंगे। वो लोग भी चले गए। फिर यहाँ से कुछ आदमी से बातचीत हुआ है तो वो बोले कि बहुत ईंटे से सरूर थुरथार दिए है। क्या बोला ये बात? ये अगल बगल मामला है लड़की का अपहरण था, एक शोभा कुमारी थी जिसकी अपहरण किया गया था संतोष कुमार के द्वारा एवं उनके फैमिली पे आवेदन दिया गया था जी। इसी सिलसिले में कल उन लोग को आज सुबह हम लोग को मालूम चला, यहाँ के ग्रामीण लोग थाना पे पहुंचे थे, करीब 200 के आसपास लोग। उन लोग के द्वारा मालूम हुआ था कि लड़की और लड़का दोनों का रिकवरी करके लड़की के जो माता पिता लोग थे वो अपने घर में रखे हुए हैं। और इन लोग का आरोप है कि लड़का का भी ये रिकवरी किए हैं और उसकी हत्या कर दिए हैं। जबकि इस मामले का हम लोग जांच कर रहे हैं और हम लोग बहुत ही जल्दी यदि इस तरह का मामला है तो इसमें लड़का का हम लोग रिकवरी करते हैं, लड़की को अपनी हिरासत में लिए हैं, इसमें हम लोग बरामद भी करके 164 का स्टेटमेंट करवा रहे हैं। और लड़का जो है इसका हत्या हुआ है या लड़का कहीं है, इस मामले में हम लोग तुरंत कार्रवाई कर रहे हैं। उम्मीद है कि बहुत जल्दी केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए आम बजट पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर राजभूषण चौधरी ने कहा कि ये बजट बिहार वासियों के हित में है। आज जिला भाजपा कार्यालय इमली चट्टी में केंद्रीय बजट को लेकर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें मुजफ्फरपुर के सांसद सह केंद्रीय मंत्री राजभूषण चौधरी निषाद ने पत्रकारों से केंद्र द्वारा लागू किए गए बजट को लेकर संपूर्ण रूप से चर्चा की, जिसमें उन्होंने बताया कि भाजपा द्वारा पेश किया गया बजट हर वर्ग के लोगों के लिए काफी सहूलियत प्रदान करने वाला बजट है। उन्होंने बताया कि 2024-25 के बजट में बिहार को लगभग 59,000 करोड़ रुपए का ऐलान किया गया है। 26,000 करोड़ रुपए की लागत से पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे और बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे बनेगा।
इसी में से बोधगया, राजगीर, वैशाली और दरभंगा के रोड प्रोजेक्ट भी पूरे होंगे। इतना ही नहीं बल्कि बिहार में नए मेडिकल कॉलेज और स्टेडियम की भी स्थापना होगी। एयरपोर्ट का भी विकास होगा। बक्सर में गंगा नदी पर 2 लेन का अतिरिक्त पुल बनेगा। बाढ़ और सिंचाई के लिए 11,500 करोड़ रुपए मिलेगा। बिहार में पर्यटन बढ़ाने पर जोर दिया गया है। काशी विश्वनाथ के तर्ज पर बिहार में महाबोधि कॉरिडोर, नालंदा में सप्तऋषि कॉरिडोर और इसके साथ ही राजगीर बड़ा टूरिस्ट सेंटर बनेगा। नालंदा में पर्यटन का विकास होगा। नालंदा यूनिवर्सिटी के विकास के लिए भी बजट मिला है। देखिए, विकसित बिहार विकसित भारत के लिए बजट है और जैसा कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री का एक सपना है कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का, परम वैभवशाली राष्ट्र बनाने का, तो उस कड़ी में बिहार का भी विकास निश्चित रूप से मायने रखता है और इसीलिए बिहार के लिए विशेष रूप से ध्यान रखा गया है। और बिहार में मुजफ्फरपुर के लिए भी बहुत सारी योजनाएं हैं जो ट्रांसपोर्टेशन के क्षेत्र में, रोड के क्षेत्र में आप देख सकते हैं कि एक्सप्रेसवे से डायरेक्टली लिंक किया गया है और यहाँ से दिल्ली जाने के लिए, यूपी के अलग अलग क्षेत्रों में जाने के लिए, बिहार के अलग अलग क्षेत्रों में जाने के लिए अब इजी एक्सेसिबिलिटी होगी, लोग आसानी से पहुँच पाएंगे। पताही एयरपोर्ट के लिए हम प्रयासरत हैं और माननीय मंत्री जी से मिले थे, सिविल एविएशन मिनिस्टर से। उन्होंने तुरंत यहाँ के जिलाधिकारी को जमीन अधिग्रहण के लिए लेटर भेजा है और जमीन अधिग्रहण में हम लोग लगे हुए हैं। मुख्यमंत्री साहब से भी जाकर के मिलेंगे और आने वाले दिनों में पताही एयरपोर्ट के लिए हम लोग बहुत मजबूती के साथ लड़ने वाले हैं। उड़ान 3 से उड़ान 5 तक पताही एयरपोर्ट शामिल है परियोजना में। क्या इस वित्तीय वर्ष में पताही एयरपोर्ट मिल पाएगा? बिहार के लिए एयरपोर्ट के लिए उन्होंने बजट दिया है। अब उसमें हम लोग प्रयास में है कि जमीन अधिग्रहण अगर हम लोग करने में कामयाब होते हैं तो निश्चित रूप से बिहार में मुजफ्फरपुर प्रायोरिटीज में रहेगा। एजुकेशन का हब रहा है मुजफ्फरपुर, तो वैसे में जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी जैसी चीजें यहाँ पे नहीं है, जिसके कारण लोग बाहर जाके पढ़ाई करने पड़ते हैं, टेक्निकल एजुकेशन हो रहे हैं। क्या आप इसको लेकर आवाज उठाएंगे या फिर इस बजट में तो नहीं? निश्चित रूप से ये एक बहुत अच्छा मुद्दा है और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, कल मैं माननीय MSME मंत्री आदरणीय जीतन राम मांझी जी से मिला था जा करके और उनसे यहाँ के क्षेत्र में, यहाँ के लिए स्पेशली एक टेक्निकल जो यहाँ के लोगों को MSME के क्षेत्र में बढ़ावा दे, ट्रेनिंग दे, लोगों को रोजगार देने का काम करे, ऐसे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की भी मांग की है और मेरा प्रयास है कि वो यहाँ स्थापित करें। रेल बजट की बात की जाए तो वरिष्ठ नागरिकों को मिलने वाली सब्सिडी इस बार भी। कारगिल विजय दिवस पर रेड क्रॉस सभागार में वीर भूतपूर्व सैनिकों को सम्मानित किया गया। जिला सैनिक कल्याण कार्यालय मुजफ्फरपुर द्वारा कारगिल विजय दिवस समारोह तथा बिहार सरकार द्वारा पूर्व सैनिकों के मृत्युपरांत राशि का उनके निकटतम परिजनों को चेक वितरण का कार्यक्रम रेड क्रॉस के सभागार में आयोजित किया गया। बैठक में जिला सैनिक कल्याण पदाधिकारी विंग कमांडर यूके त्रिपाठी ने कारगिल शहीदों को नमन किया और उनके सर्वोच्च बलिदान को याद किया। कारगिल विजय दिवस सम्मान के क्रम में मुजफ्फरपुर जिला निवासी कारगिल शहीद प्रमोद की माता दौलती देवी और शहीद सुनील कुमार की पत्नी को शॉल और बुके देकर सम्मानित किया। इस मौके पर जिला अनुश्रवण समिति उपाध्यक्ष कमांडर शशांक शेखर, ग्रुप कैप्टन बसंत कुमार और वरिष्ठ पूर्व वायु सैनिक आनंद कुमार ने भी संबोधित किया तथा शहीदों को नमन किया। समारोह के अंत में जिला सैनिक कल्याण पदाधिकारी विंग कमांडर यूके त्रिपाठी द्वारा बिहार सरकार से प्राप्त पूर्व सैनिकों के मृत्युपरांत राशि के करीब 40 पूर्व निकटतम संबंधियों को चेक का वितरण किया। इस कार्यक्रम में पूर्व जिला सैनिक कल्याण अधिकारी सौरभ राज, सोनी कुमारी, जिला ट्रांसपोर्ट फेडरेशन के अध्यक्ष उदय शंकर प्रसाद सिंह, नोडल पूर्व सैनिक मनोज कुमार सिंह, जिला सैनिक कार्यालय के प्रधान दिलीप ऋषिकेश, रंजन, टुनटुन शाह,
मुकेश कुमार, सोनू कुमार, ब्रज किशोर कुमार और करीब 50 से ज्यादा वीर नारियां और उनके परिजन उपस्थित थे। बोलूं मैं, आज कारगिल दिवस के मौके पर जो हमारे कारगिल के शहीद हैं या भूतपूर्व विधवाएं और सैनिकों के आश्रितों को बुला करके एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया जिला सैनिक कल्याण कार्यालय मुजफ्फरपुर की तरफ से। इसका मकसद था अपने शहीदों को याद करना, नमन करना और आज की जो स्थिति है हमारे वायु सैनिकों के, उनसे जानना, समझना और उनके लिए कुछ इस तरह के प्रयास आगे भी। इसमें हमने ICICI बैंक को भी आमंत्रित किया था, जिन्होंने पूर्व सैनिकों के लिए स्किल ट्रेनिंग देने की बात कही है, उनके लिए इक्विपमेंट देने की बात कही है। मुख्य अतिथि के तौर पे हमारे अनुश्रवण समिति के अध्यक्ष हैं और पूर्व जो वरिष्ठ पूर्व सैनिक हैं, हमारे वरिष्ठ जिला सैनिक कल्याण अधिकारी हैं, ये लोग मुख्य अतिथि के तौर पे थे यहाँ। और किन लोगों को सम्मानित किया? सम्मानित करने वालों की संख्या बहुत लंबी है, एक लगभग करीब 40 के आसपास की संख्या है, जिसमें हमारे पूर्व सैनिकों के विधवाओं को, आश्रितों को जो सरकार की तरफ से एक डिमाइज ग्रांट दी जाती है, उसका चेक वितरण किया गया। क्या परिचय हुआ सर आपका? परिचय? मैं जिला सैनिक कल्याण अधिकारी मुजफ्फरपुर हूँ और मेरे जिम्मेवारी में मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और शिवहर आता है। पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए हम कृतसंकल्प हैं। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। गर्मी में अपने पूरे परिवार के साथ मस्ती करना चाहते हैं तो चले आइए वाटर वैली में, जो कि कच्ची पक्की चौक से 2 किलोमीटर दूर शेखपुर NH के समीप स्थित है। शहर के लोग यहाँ मोटरसाइकिल और कार से काफी आसानी से पहुँच सकते हैं। यहाँ आप अपने परिवार के साथ फुल मस्ती कर सकते हैं। वेव पूल, रेन डांस के साथ भव्य वाटरफॉल बनाया गया है। छोटे बच्चों के लिए कई प्रकार के स्लाइड्स बनाए गए हैं, जहाँ बच्चे अपनी मस्ती में डूब जाएंगे। इसके अलावा खाने पीने के लिए बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध है, जहाँ पूरे परिवार के साथ व्यंजनों का लुत्फ उठा सकते हैं। तो देर मत कीजिए, गर्मी में मस्ती उठाने के लिए वाटर वैली तुरंत पहुँचे। हमारा पता है वाटर वैली NH 28, शेरपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 6202 584955। लगातार 10 वर्षों से विभिन्न परीक्षाओं में सर्वश्रेष्ठ परिणाम। हम हैं आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ मुजफ्फरपुर। इस स्कूल में सर्वश्रेष्ठ कोचिंग पैटर्न से बच्चों को पढ़ाया जाता है। प्ले से 10वीं तक की पढ़ाई स्वच्छ वातावरण में कराई जाती है। यहाँ आधुनिक छात्रावास की व्यवस्था है। उज्ज्वल विद्यापीठ का मुख्य उद्देश्य रामकृष्ण मिशन, नवोदय नेतरहाट, सैनिक स्कूल, सिमुलतल्ला गुरुकुल, सिंधिया कन्या विद्यालय जैसे अनेक भारतवर्ष के प्रतिष्ठित विद्यालयों में कुशल प्रशिक्षित अनुभवी एवं शहर के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों द्वारा तैयारी कराई जाती है। 1.5 एकड़ में फैला इस स्कूल का वातावरण काफी शांत है। फ्री कंप्यूटर क्लासेस, साइंस लैब और स्मार्ट क्लासेस है। साथ ही इंडोर और आउटडोर गेम की भी व्यवस्था है। तो अपने बच्चों के लक्ष्य के सपनों को पूरा कराना चाहते हैं तो आज ही आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ में अपने बच्चों का नामांकन करवाएं। हमारा पता है पोखरिया पीठ, अतरदा, मुजफ्फरपुर और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9708 351851 और हमारा दूसरा नंबर है 8797122397 या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8409996658 पर। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम खुल गया है आपके अपने शहर में। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेंगी।
होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट मिल रही है। इसके अलावे 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, अपोजिट वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज और हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और हमारा दूसरा नंबर है 7004320580। समारोह के समय और इस लगन के अवसर पे मैं मनीष कुमार, यूए एसोसिएट का प्रोप्राइटर, हमारा नीलकमल का फर्नीचर का शोरूम है एक्सक्लूसिव, जो मिठनपुरा चौक पे स्थगित है। हमारे यहाँ कुचीना का चिमनी और जो गैस चूल्हा है उसकी एक विस्तृत रेंज है मॉडुलर में। भारी डिस्काउंट है हमारे यहाँ सोफा पर, डाइनिंग टेबल पे। सभी लोगों से मेरा यही निवेदन है, जो 2-3 सालों से आप लोगों का हमें प्यार मिलता आ रहा है। हमारे यहाँ फिनांस की भी एक अच्छी व्यवस्था है और इस त्योहारों के अवसर पे हम चाहेंगे कि एक बार हमारे यहाँ आप पधारे और हमारे ऑफर्स का लाभ ले और हर खरीदारी पे हम लोग एक सुनिश्चित उपहार भी दे रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए रुक करते हैं आगे की खबरों की ओर। चीनी नागरिक मौत मामले में अधिवक्ता सुधीर ओझा ने मुजफ्फरपुर न्यायालय में सवाल उठाए। चीनी नागरिक ली जियाकी की जांच रिपोर्ट पर मुजफ्फरपुर बिहार न्यायालय के अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने उठाए हैं सवाल। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जिस व्यक्ति को चीनी भाषा के अलावा कोई और भाषा की जानकारी नहीं थी तो फिर उसने पुलिस को कैसे अपना नाम और पता बताया। दूसरा सवाल ये कि जेल में इतने लोगों के बीच कैसे उसने अपने चश्मे से खुद को घायल कर दिया। इसका सीधा तात्पर्य है कि चीनी नागरिक को चीनी भाषा के अलावा और भी भाषा की जानकारी थी, जिसे पुलिस के द्वारा छुपाया जा रहा है। दूसरी बात कि पुलिस के मार की वजह से उसकी मृत्यु हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी शरीर के कई जगहों पर जख्म की बात कही गई है, लेकिन पुलिस के आला अधिकारियों के द्वारा जो चार्ट स्कीम बनाई गई है उसमें सभी को निर्दोष करार दिया गया है और किसी भी व्यक्ति को इसके लिए जिम्मेदार नहीं बताया गया है। इससे साफ पता चलता है कि पुलिस ने अपनी गलती छुपाने के लिए जांच रिपोर्ट जारी किया है। हमने इसके लिए चीनी एम्बेसी को सूचना दी है। इसके साथ ही मानव अधिकार आयोग को भी इसकी जानकारी देते हुए जांच की मांग की है। बता दें कि जिले के ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र से 5 जून को एक चीनी नागरिक ली जियाकी को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उसके पास भारत में प्रवेश से संबंधित कोई कागजात नहीं था। पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में खुदीराम बोस केंद्रीय कारागार में भेज दिया गया। उसके बाद उसने आत्महत्या की कोशिश की और उसने अपने प्राइवेट पार्ट को काटने का प्रयास किया। आनन फानन में उसे एसकेएमसीएच में भर्ती करवाया गया, जहां पर उसने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। नाम था ली जियाकी और पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद उसे न्यायालय में प्रस्तुत करने के बाद न्यायिक जेल खुदीराम बोस काराधीन में भेजा गया था। पुलिस के जेल में भेजने के बाद न्यायालय द्वारा प्रस्तुत किए जाने के बाद उसकी मृत्यु एसकेएमसीएच में इलाज के दौरान हो जाती है और उसका जांच बैठता है, जांच की जाती है। तो जांच जो रिपोर्ट आता है, आपको आश्चर्य होगा सुन करके कि जांच में यह खुलासा होता है कि कोई भी दोषी उसके मृत्यु को लेकर के नहीं है, जबकि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है और मृत्यु समीक्षा प्रतिवेदन जो तैयार किया गया है उसमें यह दिया गया है कि उसके शरीर पर, गर्दन पर कई जगह जख्म का निशान भी बताया गया है, जबकि जांच में यह कहा गया कि जेल में वो अपने चश्मा के शीशा से अंडकोश को काटने के कारण उसकी मृत्यु हुई है। और इतना ही नहीं, आपको आश्चर्य और तब लगेगा जब यह कहा गया कि चाइनीज भाषा के अलावा वह अन्य भाषा की जानकारी उसे नहीं थी। केंद्रीय खुदीराम बोस कारा के अधीक्षक और वहाँ के अधिकारियों के द्वारा जिस तरह से इसको हत्या को
आत्महत्या बताया गया है और उसके द्वारा मृत्यु बताया गया है, यह घोर आश्चर्य की बात है। क्योंकि जब उसे चाइनीज के अलावा कोई जानकारी नहीं थी तो फिर पुलिस ने उसका और उसके नाम पता कैसे लगाया, कैसे बात किया, जब चाइनीज को यहाँ जानता ही नहीं है और वह व्यक्ति को चाइनीज के अलावा कोई भाषा की जानकारी नहीं थी, तो अपने पिता का पता और अन्य पता कैसे बताया। न्यायालय द्वारा उसे जेल न्यायालय में पता बताने के बाद भेजा जाता है, पूछताछ के बाद भेजा जाता है, कैसे भेजा गया, इसका सीधा मतलब है कि उसे चाइनीज के अलावा अन्य भी जानकारियां थी जिसको इन लोगों ने छुपा रहा है। क्योंकि इसको मारपीट की गई है और मारपीट के कारण उसकी मृत्यु हुई है, इस तथ्य को अपने बचने के लिए इसे छुपाया जा रहा है। इसी को लेकर के हमने एम्बेसडर जो एम्बेसी है चाइना का चाणक्यपुरी नई दिल्ली में, उनको और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष को पत्र लिख करके हमने उसमें जांच रिपोर्ट और मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट सारा लगाते हुए हमने भेजा है और मांग किया है कि हत्या मारपीट करके की गई है और उसे आत्महत्या का रूप दिया गया है। और जब जेल भेजा जाता है तो पहले उसे पूजा वार्ड में रखा जाता है, जहां पर अन्य लोग भी होते हैं, जहां कई लोग वहां पहले से मौजूद हों, अकेला वह बंदी नहीं हो। वैसी परिस्थिति में वह कैसे अपने चश्मा के शीशा से अंडकोश काट करके और अपने आप को। जिले के बरुआस थाना क्षेत्र के औद्योगिक क्षेत्र मुरारपुर में एथेनॉल प्लांट में एक मजदूर के संदिग्ध मौत के बाद परिजनों ने मुआवजे की मांग को लेकर जमकर हंगामा किया। मुरारपुर औद्योगिक क्षेत्र में एथेनॉल निर्माण कंपनी भारत ऊर्जा में बुधवार शाम मजदूर मोहम्मद कादिर की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई थी। गुरुवार को पोस्टमार्टम के बाद शव आते ही स्वजन ने फैक्ट्री के मुख्य द्वार पर रखकर मुआवजे की मांग करते हुए बवाल किया। करीब 2 घंटे तक हंगामे के बाद स्वजन ने मोतीपुर साहिबगंज पथ एसएच 77 पर शव को रखकर मुरारपुर में सड़क जाम कर दिया और मुआवजे की मांग की। इस दौरान बरुरास, मोतीपुर, राजेपुर, साहिबगंज समेत कई थाने की पुलिस, क्यूआरटी व सैप जवान से पूरा औद्योगिक क्षेत्र पुलिस छावनी में तब्दील हो गया। स्थानीय जनप्रतिनिधि व पुलिस पदाधिकारियों के समझाने पर स्वजन अंतिम संस्कार के लिए राजी हुए। करीब 1.5 घंटे बाद उक्त सड़क पर यातायात शुरू हो सका। मोहम्मद कादिर की पत्नी साबिया खातून ने बरुराज में आवेदन देकर 3 लोगों के विरुद्ध हत्या करने का आरोप लगाया है। पत्नी का आरोप है कि मोहम्मद कादिर विगत 11 महीनों से हाउस कीपिंग सामग्री के रख रखाव का काम करते थे। वह सुबह 8 बजे ड्यूटी जाते थे और शाम 5 बजे आते थे। उन्हें 15,000 का मानदेय दिया जाता था। कादिर ने ड्यूटी से घर लौटने पर पत्नी को बताया था कि आरोपित उसके साथ अमानवीय व्यवहार करता था। पत्नी ने हत्या की आशंका जताते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई है। हमको 3 बजे मालूम चला कि एक आदमी का मृत्यु हो गया है, तो पता किया कि किनका हुआ है, तो कादिर साहब का मृत्यु हुआ है। वो प्लांट में काम कर रहे थे, तो पता चला कि भाई कहाँ है बॉडी, तो हॉस्पिटल गया है। तो जब 2 घंटा या 3 घंटा पहले यहाँ मृत्यु हुआ तो परिजन को बताना चाहिए। 3 घंटे के बाद थाना से खबर मिला है, हॉस्पिटल से खबर मिला है कि हाँ डेथ कर गया है। तो डेथ कैसे किया भाई, घर पे बताना चाहिए। अगर नेचुरल डेथ था तो घर पे बताना चाहिए। इसका मतलब है कि मर्डर किया गया है। और परिजन को भाई जो हो, अब उनके तो कोई देखने वाला नहीं है। एक बच्चा है और उनकी एक वाइफ है, तो उनके लिए कुछ होना चाहिए। कंपनी की तरफ से कोई अभी तक आया है? नहीं, कंपनी की तरफ से कोई कुछ नहीं आया। कंपनी में किस कंपनी में? भारत ऊर्जा में। भारत ऊर्जा कंपनी किनकी है बताई जा रही है? ये दिनेश बाबू हमसे बात हुई, फोन पर बात किए, उसके बाद से बात नहीं हुई। 5 बजे हमको खबर मिला, हम चले गए थे बकरी लेके चराने, तो वहाँ खबर हमको मिला कि जाइए आदमी का तबीयत खराब है। उसके बाद हम आए तो पता चला कि डेथ कर गए हैं। 5 बजे हमको खबर मिला, जब पास में घर है तो खबर क्यों नहीं दिए? मोबाइल का पाकिट में फोन क्यों नहीं किए? 2 कदम घर है ना, 1 मिनट के छोटे बच्चे लेकर कहाँ जाएंगे बताइए आप लोग? हमारा कोई सहारा नहीं, हम तबीयत हमारे खराब रहते साथ में एक व्यक्ति की फैक्ट्री में मृत्यु हो गई थी, तो उसी को लेकर के लोग आक्रोशित थे और पोस्टमार्टम हुआ है। उनके द्वारा आवेदन दिया गया
जो भी होगा विधि सम्मत परिजनों के द्वारा हत्या का आरोप लगाया गया है। वो आवेदन दिए हैं, ये अनुसंधान की बात है, हम तो हत्या या नहीं हत्या का बात हम तो क्लियर नहीं कर सकते। ये पोस्टमार्टम होने के बाद ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगा, सब क्लियर होगा। यहाँ पे हंगामा हो रही थी, कैसे किस अनुशासन के दुखी परिवार है, दुखी परिवार के तरफ से सभी का हमदर्दी रहता है, तो हम लोग भी इसके साथ हैं। जो भी इन लोग को जो उचित मुआवजा होगा वो हम लोग के हर संभव प्रयास रहेगा कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि यही एक कमाने वाले घर के व्यक्ति थे, इसलिए इनको जितना मुआवजा मिलना होगा हम लोग को विधि सम्मत हम लोग प्रयास करेंगे इनको मिले। आप आए हैं, मौत को संदिग्ध मान रही है पुलिस, लेकिन क्या किन कारणों से उनकी मौत हुई है ये हम लोग नहीं बता सकते। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो डॉक्टर देंगे उसी के आधार पर हमारे वरीय पदाधिकारी, और जो पोस्टमार्टम में आएगा दूध का दूध पानी का पानी होगा। प्लांट का ऑनर कौन है सर? हम अभी नया पदाधिकारी हैं, प्लांट के ऑनर के विषय में सही में जानकारी हमको। प्लांट का नाम क्या हुआ था? भारत ऊर्जा। हाँ, क्या लगता है कि प्लांट की गड़बड़ी सामने आएगी तो कार्रवाई होगी? इस संबंध में हम नहीं अभी कुछ कर सकते। क्या परिचय हो गया था? क्या परिचय हो गया आपका? हम सर्किल इंस्पेक्टर। दूसरी सोमवारी को लेकर कांवड़ियों का जत्था बाबा गरीबनाथ के आशीर्वाद लेकर पहलेजा के लिए रवाना हो गया। दूसरी सोमवारी पर जलाभिषेक के लिए शुक्रवार को बड़ी संख्या में कांवड़िया जलाबोझी के लिए पहलेजा के लिए रवाना हुए। इससे पहले बाबा गरीबनाथ की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। बोलबम के जयकारों के साथ कांवड़िया पहलेजा के लिए निकले। वे उत्तरवाहिनी गंगा से जलाबोझी कर पैदल करीब 92 किलोमीटर चलकर रविवार रात बाबा गरीबनाथ पर जलार्पण करेंगे। गरीब स्थान मंदिर के प्रधान पुजारी विनय पाठक ने बताया कि दूसरी सोमवारी पर लगभग 1.5 से 2 लाख कांवड़िया जलाभिषेक करेंगे। वहीं बताया कि जो कांवड़िया रविवार को मुजफ्फरपुर पहुंच जाते हैं वह सोमवार का इंतजार ना करें। रविवार को 10 बजे रात तक गर्भगृह में जाकर बाबा के ऊपर डायरेक्ट जल चढ़ा सकते हैं। उसके बाद अर्घा के माध्यम से चढ़ाना पड़ेगा। ये दूसरी सोमवारी को लेके हम लोगों ने जिला प्रशासन और मंदिर प्रशासन पूरा पुख्ता व्यवस्था के साथ हम लोग खड़े, हर साल की तरह इस साल भी, और इस बार तो कुछ विशेष करके ही व्यवस्था की गई है ताकि दिन प्रतिदिन भक्तों की संख्या यहाँ बढ़ती जा रही है। बाबा हमारे मनोकामना लिंग है और भक्तों की मनोकामना पूर्ण करते हैं, जिसके कारण दिन प्रतिदिन भक्त की आस्था भी बढ़ते जा रहा है और भीड़ भी बढ़ते जा रहा है, जिसको लेके हम लोगों ने यहाँ बहुत बढ़िया से हर जगह CCTV कैमरे लगा के और बहुत बढ़िया से इंतजाम किया। देखिए दूसरी सोमवारी पे तो मतलब कि धूप पे मौसम पे भारी पड़ा अपना आस्था, और लगभग 1.5 से 2 लाख की संख्या में इस बार जलाभिषेक होगा। अभी तक का जो अनुमान है, हो सकता है कि कल परसों भी 2 दिन समय है, डाक कांवड़ बाकी है, संख्या और बढ़ेगा ही भक्त का कांवड़िया का, लेकिन अभी तक 1.5 से 2 लाख की संख्या में सुबह से इस बार लगभग 1.5 से 2 लाख कांवड़ियों की संभावना है। जितना यहाँ से लोग जाते हैं उससे 10 गुना लोग बाहर निकल जाते हैं, इसलिए हम लोग अंदाज़ा करते हैं। ऐसे मुख्य अंदाज़ा आज शाम तक हो जाना चाहिए कि पहलेजा घाट से खबर आ जाती है कितना की संख्या हो सकती है अनुमान था, और जिस तरह पहली सोमवारी में थी उससे ज़्यादा हम लोग पूरा ताकत लगा के दूसरी सोमवारी में पूरा व्यवस्था करते हैं। इस बार क्या कुछ रहेगा तैयारी? इस बार चावल से बाबा का महाश्रृंगार होगा रात्रि में, और सारी तैयारी पूर्ण है हमारी, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। एक देखा जाता है कि कांवड़िया आ जाते हैं शहर में और सोमवारी का इंतजार करते हैं। सोमवारी को कहाँ चढ़ाते हो, तो रविवार को ही चढ़ा देते हैं। सोमवार होता है सूर्योदय से सूर्योदय, आप 12 बजे रात को तो अंग्रेजी में तारीख से होता है, हिंदी तारीख से नहीं। हिंदी सनातन में सूर्योदय से सूर्योदय होता है, तो अगर चढ़ाना हो तो फिर सूर्योदय के बाद चढ़ाएं, अन्यथा इतवार को तो चढ़ ही रहा है, कोई दिक्कत। दूसरी सोमवारी को कांवड़ियों की सेवा करने वाले सेवा दल के अध्यक्षों ने केंद्रीय मंत्री राजभूषण चौधरी से मिलकर ज्ञापन सौंपा। आज मुजफ्फरपुर में सांसद सह केंद्रीय राज्य जल शक्ति मंत्री राजभूषण चौधरी निषाद से मुजफ्फरपुर के कांवड़िया सेवा शिविर संचालक और विभिन्न सेवा दल के सदस्यों ने मंत्री से मिलकर श्रावणी मेले में मात्र 2 हॉर्न की परमिशन को लेकर ज्ञापन सौंपा। मंच का संचालन करते हुए भाजपा ओबीसी मोर्चा अध्यक्ष विकास गुप्ता आदित्य ने बताया कि ज्ञापन के माध्यम से मंत्री को विभिन्न मुद्दों से अवगत कराया गया है, जैसे कांवड़िया सेवा शिविर में उपयोग होने वाले
ध्वनि यंत्रों का उपयोग सिर्फ मनोरंजन हेतु नहीं किया जाता है, सबसे महत्वपूर्ण खोया पाया की जानकारी के लिए भी किया जाता है। एक शिविर से दूसरे शिविर की अधिक दूरी होती है। वहीं जिला प्रशासन द्वारा मात्र 2 हॉर्न की अनुमति दी गई है, जिससे खोया पाया या किसी हादसे की जानकारी देने हेतु नजदीकी शिविर में आवाज भी नहीं पहुंच सकती है। साथ ही कांवड़ियों द्वारा एक लंबी दूरी तय करके आने में उनकी थकावट को संगीत के माध्यम से दूर करने के लिए भी किया जाता है। वहीं शिविर में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से कांवड़िया एवं शिविर के सेवकों का ठहराव बना रहता है और जिला प्रशासन द्वारा लगाए गए बैरिकेडिंग के भीतर अनियंत्रित भीड़ से होने वाली अप्रिय घटना को नियंत्रित भी किया जाता है। वहीं जलाभिषेक हेतु आने वाले भक्त जन नाचते झूमते बाबा गरीबनाथ के दर्शन को जाते हैं। ऐसे में जिला प्रशासन द्वारा प्रतिबंध लगा देने पर कांवड़ियों एवं शिविर के सेवकों के बीच एक उत्साह की कमी रहने के कारण उनकी ठहराव नहीं हो पाएगी। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर राजभूषण चौधरी निषाद ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है। उन्होंने सेवा दल के सदस्यों को आश्वासन भी दिया है कि वो जिला प्रशासन से 2 के बदले 4 हॉर्न लगाने की मांग रखेंगे। देखिए, आज मुजफ्फरपुर में माननीय मंत्री जी की सूचना मिली कि वो मुजफ्फरपुर आज उनका आगमन हो रहा है, तो इस सूचना के आधार पर पूरे मुजफ्फरपुर के जितने भी कांवड़िया सेवा शिविर के संचालक और सेवा दल वाले के साथ आज हम लोग मिले हैं माननीय केंद्रीय मंत्री जी के साथ। उनके द्वारा आश्वासन मिला है कि एक सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हुए एक उचित साउंड सिस्टम जो सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए आप लोग बजाएं, आप लोग आगे बढ़े, बढ़िया से बढ़ चढ़कर कांवड़िया का सेवा करें, यही उनके द्वारा आश्वासन मिला है। और आज हम लोग भी पूरी उमंग और उत्साह के साथ आज हम लोग भी तैयार हो गए हैं। सारे कांवड़िया सेवा शिविर उमंग और उत्साह के साथ आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। हम लोग हाँ जी, हम लोग भी माननीय मंत्री जी से मिलकर ज्ञापन भी सौंपे हैं। उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि बिल्कुल बढ़ चढ़कर आप करें, अच्छे से करें, कांवड़िया का सेवा हो, कांवड़िया की सेवा में कोई तरह की कोई कमी कोई त्रुटि ना हो। जिला प्रशासन का सहयोग करें बिल्कुल, और जिला प्रशासन का भी सम्मान करते हुए जो गाइडलाइन है जी गाइडलाइन को पालन करते हुए एक स्मार्ट सिटी द्वारा बनाए जा रहे सड़क में कई जगह पर धंसने के मामले में केंद्रीय मंत्री राजभूषण चौधरी ने अपनी प्रतिक्रिया दी। जिस प्रकार से स्मार्ट सिटी में स्मार्ट सड़क आए दिन कहीं न कहीं धंस जाती है, आपको बताते चले कि 1 महीने के अंदर स्मार्ट सिटी की सड़क 2 जगह धंसी। पहले जीडी मदर स्कूल के पास और दूसरा सरैयागंज के उप टावर के पास। हालांकि दोनों मामले में किसी को कोई चोट या घायल होने की सूचना नहीं मिली थी। स्मार्ट सिटी के द्वारा किए गए कार्य से शहरवासी परेशान हो चुके हैं। आए दिन सड़क बनाई जाती है, नई सड़क को खोद दी जाती है। इस पूरे मामले को लेकर मुजफ्फरपुर के सांसद सह केंद्रीय जल शक्ति मंत्री राजभूषण निषाद ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। देखिए, मैंने उस चीज को संज्ञान में लिया था और यहाँ के जो नगर आयुक्त हैं उनसे पूछा था कि मैटर क्या है, तो उन्होंने बताया कि पाइप लीक कर गया था, उसको हमने रिपेयर किया है। समय रहते हम लोग, अभी रोड का काम चल ही रहा है, हम लोगों ने उसको रेक्टिफाई कर लिया। जो इसमें अगर कोई घटना होती है तो जवाब देंगे। सरियागंज स्थित आदर्श राजकीय मध्य विद्यालय में पालन इंडिया द्वारा समारोह का आयोजन किया गया। आज आदर्श राजकीय कृत मध्य विद्यालय सरियागंज में प्लान इंडिया स्वयं सेवी संस्था के सहयोग से 14 सदस्यीय बाल संसद का गठन किया गया। बाल संसद के गठन उपरांत प्रधानमंत्री एवं उप प्रधानमंत्री का चुनाव मतदान प्रक्रिया के अंतर्गत हुई, जिसमें सुश्री अंजलि कुमारी वर्ग 8वीं की छात्रा प्रधानमंत्री के पद पर एवं सुश्री शीर्षे खान उप प्रधानमंत्री के पद पर विजय घोषित हुई। आज प्लान इंडिया स्वयं सेवी संस्था के सहयोग से बाल संसद के सभी सदस्यों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। प्रधान अध्यापक डॉक्टर मनोज कुमार द्वारा विद्यालय के आनंद कक्ष में स्टेज पर विराजमान श्रीमती रंभा कुमारी, वरीय शिक्षिका निर्मता तिड़की, वरीय शिक्षिका श्रीमती स्मृति, नगर वरीय शिक्षिका स्मृति लीला कुमारी, नगर शिक्षिका एवं श्री दीपक कुमार झा तथा श्री आशा नंद महतो, शारीरिक शिक्षक की
गरीब मामाएं उपस्थिति एवं अन्य शिक्षकों एवं सभी छात्रों के समक्ष चयनित सभी बाल संसद के सदस्यों को विशेष टोपी एवं आई कार्ड पहनाकर शपथ दिलाया गया। बाल संसद के संयोजक श्री दीपक कुमार झा ने सभी बाल संसद के सभी सदस्यों पद एवं गोपनीयता की शपथ की संसद पंजी पर हस्ताक्षर कराया गया। नागरिक मोर्चा के द्वारा कारगिल विजय दिवस पर शहीदों को याद किया गया। कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ पर आज नागरिक मोर्चा एवं शहीद खुदीराम बोस प्रफुल्ल चंद्र चौकी स्मारक समिति के संयुक्त तत्वाधान में भारत माता नमन स्थल पर महान वीर सुपूतों को नमन किया गया, जिन्होंने कारगिल युद्ध में राष्ट्र रक्षा के लिए अपनी प्राण की आहुति दी थी। भारत माता प्रतिमा के समक्ष उपस्थित सभी लोगों ने ये संकल्प लिया कि पाकिस्तान क्या दुनिया की कोई भी शक्ति भारत पर आक्रमण नहीं कर सकता है। भारत पर आक्रमण करने वालों का कारगिल की तरह ही उसको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। देश की एकता और अखंडता की रक्षा का संकल्प लेते हुए पाकिस्तान को चेतावनी दी गई कि सीमा पर आतंकवादी हरकत बंद करे, अन्यथा फिर भी एक बार पाकिस्तान के घर में घुसकर उसे मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। कारगिल विजय दिवस के 25वीं वर्षगांठ पर आज नागरिक मोर्चा शहीद खुदीराम बोस प्रफुल्ल चंद्र चाकी स्मारक समिति के संयुक्त तत्वाधान में भारत माता नमन स्थल पर कारगिल विजय दिवस का आयोजन कर हम उन तमाम महान जांबाज सिपाहियों को नमन कर रहे हैं जिन्होंने कारगिल युद्ध में अपनी प्राण की आहुति दी। मुजफ्फरपुर के भी जांबाज सिपाही शहीद प्रमोद, शहीद सुनील कुमार सिंह ने भी अपनी शहादत दी थी, लेकिन दुर्भाग्य है कि मुजफ्फरपुर में कारगिल शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए कोई स्थान नहीं है। जिस प्रकार की पटना में कारगिल चौक, कारगिल स्मारक स्थल बना हुआ है, उसी प्रकार हम जिला प्रशासन एवं राज्य सरकार से मांग करते हैं कि पटना की तरह मुजफ्फरपुर में भी कारगिल चौक या कारगिल शहीद स्मारक का निर्माण कराया जाए, जो प्रत्येक 26 जुलाई को उन शहीदों को नमन किया जा सके। आज ही के दिन 26 जुलाई 1999 को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री भारत रत्न माननीय अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में जो युद्ध लड़ा गया वो ऐतिहासिक और बेमिसाल था, जिसकी तुलना आज नहीं की जा सकती। पाकिस्तान तो क्या दुनिया की कोई भी ताकत अब भारत पर आक्रमण नहीं करेगा। अगर आक्रमण करेगा तो उसे कारगिल की तरह भुगतना पड़ेगा, कारगिल की तरह उसे खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसलिए पाकिस्तानियों को और पाकिस्तान सरकार को हम लोग सावधान कर रहे हैं कि आप सीमा पर आतंकवादी हरकत बंद करें। अगर इस प्रकार की घटना होती रही तो वो दिन दूर नहीं कि फिर एक दिन भारत की सेना पाकिस्तान में प्रवेश करेगा और घर में घुसकर उन दरिंदों को मुंहतोड़ जवाब देगा। अगर नगारा बजी चुका है सीमा पर शैतान का, तो नक्शे पर से नाम मिटा दो पापी पाकिस्तान का। आज हम भारत माता नमन स्थल से उन तमाम भारत माता के सिपाहियों को नमन करते हैं जिन्होंने अपने खून को स्याही बनाकर इस देश के इतिहास को लिखा है। हम तमाम मुजफ्फरपुर वासियों की ओर से उन वीर सपूतों को नमन करते हैं। जय भारत, जय कारगिल के शहीद। खबरों का सिलसिला यहीं होता है समाप्त। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे आपसे शहर की तमाम खबरों के साथ। नमस्कार।